वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो सीआरपीसी का लेक्चर है उसमें हम लोग मेंटेनेंस डिस्कस करेंगे। जो मेरे पुराने लेक्चर्स थे उसमें मैंने सीआरपीसी की यूनिट 1 डिस्कस की, जिसमें मैंने पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और जो सेंटेंसेज हैं उनके बारे में मैं बताया, अरेस्ट के बारे में मैंने बताया। और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आप अच्छे से बेरैक से बुक से पढ़ें और अपने नोट्स मेंटेन करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली, अभी तो लॉकडाउन है, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप कॉलेज आकर मुझसे मिल सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है मेंटेनेंस, ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, जो कि सीआरपीसी के चैप्टर 9 में बताया हुआ है, सेक्शन 125 टू 128 के बीच में। तो जो मेंटेनेंस सब्जेक्ट है वो एक सिविल नेचर का सब्जेक्ट है, सिविल प्रकृति का सब्जेक्ट है। और सीआरपीसी में मेंटेनेंस के संबंध में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको रखने का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, जल्दी से मेंटेनेंस के संबंध में ऑर्डर जो है दिए जाए। क्योंकि सिविल जो नेचर है मेंटेनेंस का, जैसे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में हम देखते हैं, मुस्लिम लॉ में हम देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होती है वो बहुत स्लोली होती है, बहुत धीरे होती है और कहीं ना कहीं पक्षकारों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। तो सीआरपीसी में चैप्टर 9 को रखने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि त्वरित कार्रवाई की जाए और जो है मेंटेनेंस के संबंध में जो ऑर्डर्स हैं वो जल्दी से जल्दी दे दी जाएं। हालांकि ये जो सीआरपीसी की धारा 125 है ये एक सिविल प्रकृति की धारा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जुडिशरी में क्वेश्चन आता है। और ये जो है सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगी, धर्मनिरपेक्ष धारा है। क्योंकि अगर हम सिविल लॉ को देखें, पर्सनल लॉ को देखें, तो अलग अलग जो है हिंदू जो मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसमें अलग से मेंटेनेंस के बारे में प्रोविजन दिए हुए हैं, मुस्लिम लॉ में अलग से दिए हुए हैं। तो इसको रखने का मेन ऑब्जेक्ट यही था कि हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, सभी लोगों पर जो है धारा 125 समान रूप से लागू हो और एक बार में ही जो उपबंध है उसके तहत ही सभी लोगों को मेंटेनेंस प्राप्त हो जाए। तो यहां पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो व्यक्ति मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे उसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले वाइफ है, पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रन है। तो सबसे पहले इनको वन बाय वन एलैबोरेट करेंगे। वाइफ शब्द को एलैबोरेट करेंगे। वाइफ से तात्पर्य एक ऐसी स्त्री से है, पत्नी से तात्पर्य एक ऐसी स्त्री से है जो कि अपने हस्बैंड से अलग रहती है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, विवाह विच्छेद हो चुका है, परंतु उसने रिमैरिज नहीं की है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पत्नी शब्द है, जो वाइफ शब्द है, एक लीगल वर्ड है और वाइफ से तात्पर्य एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका कि अपने हस्बैंड के साथ एक लीगल मैरिज हुई है, विधितया वो उसमें विवाहित है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ हो या वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ हो, लेकिन कानूनी रूप से उनका विवाह हुआ हो। और उसके पश्चात यदि हम इसको इलेबरेट करने की कोशिश करें तो वहां पर यदि दोनों का डिवोर्स भी हो गया है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन वाइफ ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है, तब तक वो पत्नी जो है पत्नी के रूप में अधिकारिणी होगी मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए। नॉर्मली डिवोर्स होने के बाद हस्बैंड और वाइफ के जो म्यूचुअल राइट्स और लायबिलिटीज हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी डिवोर्स के बाद एक राइट जो बचता है वो मेंटेनेंस का राइट बचता है और उस संदर्भ में वो पत्नी मानी जाती है। तो जो वाइफ शब्द है इसको जो है बहुत अच्छे से एलैबोरेट करना है, बहुत डीप में एलैबोरेट करना है, क्योंकि नॉर्मली डिवोर्स के बाद हस्बैंड और वाइफ का जो एक रिलेशन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के परिप्रेक्ष्य में जब तक कि ऐसी स्त्री रिमैरिज नहीं कर लेती वो वाइफ की कैटेगरी में आएगी और तब तक मेंटेनेंस लेती रहेगी जब तक कि वो दूसरी शादी ना कर ले। दूसरे नंबर पर बात आती है पेरेंट्स की। तो वहां पर जो माँ बाप हैं उनको जो है मेंटेनेंस देने के लिए व्यक्ति हकदार है, उनको मेंटेनेंस देने का उसका लायबिलिटी है, उसका कर्तव्य है। और इसमें जो है केवल ऐसा नहीं है कि लड़कों की ही लायबिलिटी है, लड़कियों की भी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी जो है विजय मनोहर अलवर्ट बनाम काशीराव राजाराव में बता दिया था कि वहां पर ये बता दिया था कि जिस प्रकार जो माँ बाप हैं वो बिना किसी जो है स्वार्थ के अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो फिर वहां पर बाद में जब मेंटेनेंस की बात आती है तो ये लायबिलिटी केवल बेटों पर नहीं होगी, ये लायबिलिटी बेटियों पर भी होगी। तो विजय मनोहर अलवर्ट बनाम काशीराव राजाराव में ये चीज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि वहां पर जो है मेंटेनेंस के संबंध में जो लायबिलिटी होगी वो बेटों के साथ साथ बेटियों की भी होगी। और फिर बात आती है बच्चों की। तो कोई भी व्यक्ति अपने जो माइनर उनके बच्चे हैं और अगर वो मेजर भी हैं तो वो फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है तो उनको मेंटेनेंस देने के लिए वो बाउंड होंगे। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब इसके बाद हम बात करेंगे
कि इसमें जो प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस के, वो जो है सीआरपीसी की जो धारा 125 है, जैसा कि मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष धारा है, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगी। तो क्या यहाँ पर हम इसको मुस्लिम लॉ से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत वहाँ पर जो है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का जो रूलिंग था उसमें क्लियर कर दिया था कि धर्मनिरपेक्ष धारा है, सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होगी। लेकिन इस पर काफी विवाद हुआ और फिर एक एक्ट हुआ, मुस्लिम डिवोर्स एक्ट जो बना, उसमें फिर ये चीज थी कि वहां पर जब तक डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद जब तक इद्दत की अवधि होती है, इद्दत की अवधि तक तो जो मुस्लिम महिला है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस प्राप्त करेगी, लेकिन इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद ये लायबिलिटी वक्फ बोर्ड पर चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें अंतर है, ये हमको देखना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन ये है कि मुस्लिम विधि में मेहर की अदायगी कर दी जाती है, क्योंकि जब डिवोर्स होता है, क्योंकि मेहर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें जो है तत्काल देय मेहर और विलंबित मेहर, यानी मुअज्जल और मुवज्जल। तो एक तो मेहर होता है जो कि निकाह के समय दिया जाता है और एक मेहर होता है जो कि डिवोर्स के समय दिया जाता है। और वो इसीलिए दिया जाता है कि वहां पर वाइफ जो है जिसको डिवोर्स दिया जा चुका है वो अपना मेंटेनेंस अच्छे से कर सके। तो जब उसको मेहर दे दिया जाएगा तो फिर उसके पश्चात वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी यदि वो मुस्लिम लॉ से शासित हो रही है और ये लायबिलिटी वक्फ बोर्ड पर चली जाएगी। परंतु यदि वो पहले से ही सीआरपीसी के उपबंधों को मानने के लिए इच्छुक हैं और उसकी तहत उनका निकाह हुआ है, तो फिर वहां पर जो है डिवोर्स के बाद भी जो मुस्लिम पत्नी होगी वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती रहेगी। तो ये चीज जो है हमें यहां पर याद रखनी है। इसके बाद बात आती है कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे जबकि जो वाइफ होगी वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होगी। देखिए, जनरल सी बात है कि एक बार जब विवाह हो जाता है, एक बार जब शादी हो जाती है, तो हस्बैंड और वाइफ की दोनों की लायबिलिटी है कि साथ साथ रहें और वहां पर कोई डिस्प्यूट उनके बीच में क्रिएट ना हो। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि पत्नी को पति से अलग रहना पड़ता है। तो पत्नी जब पति से अलग रहेगी और यदि उसका कोई सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी होगी, और बिना किसी सफिशिएंट ग्राउंड के अगर वो अपने हस्बैंड से अलग रहेगी तो फिर उसके लिए मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं होगी, मेंटेनेंस जो है उसको नहीं दिया जाएगा। तो सफिशिएंट ग्राउंड प्रूव करना जरूरी होगा। और बहुत सारे सफिशिएंट ग्राउंड हो सकते हैं कि हस्बैंड यदि उसके साथ क्रूअल्टी करता है, हस्बैंड जो है वो किसी और स्त्री को अपने घर में रखता है, या और भी जो है फिजिकल और मेंटल उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। यदि उनमें से कोई फैक्टर है और वो सफिशिएंट ग्राउंड है तो फिर वहां पर वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड से अलग रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी वाइफ हस्बैंड से अलग रहती है और मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती है तो जो हस्बैंड होता है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की मैं बात कर रहा हूं, उसके तहत एप्लीकेशन दे देता है कि जो दाम्पत्य अधिकार है उनका निर्वहन पत्नी द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो फिर वहां पर पत्नी को यह प्रूव करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक सफिशिएंट ग्राउंड है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो मेंटेनेंस की मांग कर रही है। क्योंकि मेंटेनेंस के लिए सबसे पहला ग्राउंड तो यही है कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है, जो व्यक्ति मेंटेनेंस की मांग कर रहा है, वो अपना मेंटेनेंस करने में समर्थ ना हो, वो अपना भरण पोषण करने में समर्थ ना हो। और जिस व्यक्ति से ऐसे मेंटेनेंस की मांग की जा रही है वो उसका भरण पोषण करने में समर्थ हो। यानी पर्याप्त कारण होने चाहिए जो व्यक्ति मेंटेनेंस की मांग डिमांड कर रहा है। अगर उसके पास पर्याप्त कारण है तो कोर्ट में फिर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। पर्याप्त कारण नहीं होने चाहिए, पर्याप्त कारण होंगे वहां पर मेंटेनेंस प्राप्त करने के, तभी जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाएगा। तो वहां पर कुछ कंडीशंस में मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है, जैसा कि सेक्शन 125 क्लॉज 4 और सेक्शन 127 में बताया हुआ है, उसको रद्द भी किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि वहां पर यदि ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो वाइफ है उसने किसी रूढ़ि या प्रथा के तहत पूरी धनराशि एक बार में ही प्राप्त कर ली है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि वहां पर दोनों जो हैं अपनी म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रह रहे हैं। जब म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रह रहे हैं तो फिर वहां पर मेंटेनेंस का कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हस्बैंड द्वारा ये प्रूव कर दिया जाता है कि जो वाइफ है वो एडल्ट्री की दशा में रह रही है, यानी जाड़ता की दशा में रह रही है। सेक्शन 497 आईपीसी की मैं बात कर रहा हूं। या फिर उसमें और भी हो सकता है, जैसे कि अगर सिविल न्यायालय के किसी डिसीजन द्वारा हस्बैंड को दिवालिया वगैरह घोषित कर दिया जाता है, कोई सिविल कोर्ट का कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई डिसीजन आ जाता है, तो फिर वहां पर जो है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस में कोई परिवर्तन हो सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हो सकते हैं कि जहां पर मेंटेनेंस के ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है या मेंटेनेंस के ऑर्डर को जो है वहां पर उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। यदि वाइफ जो है वो स्वेच्छा से अपने अधिकार का समर्पण कर देती है तो भी मेंटेनेंस की वो एंटाइटल्ड नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम जो है मेंटेनेंस को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसको देने के लिए कौन ऑथराइज है। तो जीएम फर्स्ट क्लास जो है वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का ऑर्डर देने के लिए ऑथराइज है। सेक्शन 126 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है और जाहिर सी बात है कि जो वहां पर एप्लीकेशन होगा, जो केस होगा, वो कहां दाखिल किया जाएगा, जहां पर नॉर्मली वाइफ जो है रहती है, या वाइफ जहां पहले अपने हस्बैंड के साथ रहती थी वहीं जो है वहां पर ये एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। और एक्स पार्टी प्रोसीडिंग भी हो सकती है, एक पक्षीय कार्रवाई भी हो सकती है यदि निर्धारित अवधि के अंदर जो हस्बैंड है वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है।
तो ये इसका जो है एक तरीके से प्रोसीजर है। उसके बाद फाइनली सेक्शन 128 में ये बता दिया गया है कि वहाँ पर जब मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया जाएगा तो उसके संबंध में जो डिक्री है, जो उसके संबंध में डिसीजन की कॉपी है, वो जो है विक्टिम को दे दी जाएगी, जिससे कि वो वहाँ पर जो है जैसे बाद में अगर कोई फेरबदल होता है या जो प्रोसीडिंग्स है वो ट्रांसफर होती हैं तो उसके तहत वो जो है वहाँ पर अपनी रसीद वगैरह दिखा के, ऑर्डर दिखा के वो मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 में मेंटेनेंस को डिस्क्राइब किया हुआ है। सिविल नेचर का ये सब्जेक्ट है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में हिंदुओं के मेंटेनेंस के संबंध में वहां पर बताया हुआ, हिंदू स्त्री के मेंटेनेंस के संबंध में बताया हुआ है। मुस्लिम लॉ में अलग से इसका उल्लेख किया हुआ है और वहां पर सीआरपीसी की धारा 125 इसीलिए जो है वहां पर बनाई हुई है, इसलिए दी हुई है ताकि मेंटेनेंस के संबंध में सारे उपबंध एक ही जगह पर समाहित कर लिए जाएं। तो ये ओवरऑल जो है मेंटेनेंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप मेंटेनेंस पढ़ें, आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को साथ में रखें, आप स्पेशल मैरिज एक्ट को सामने रखें, आप मुस्लिम लॉ को सामने रखें, क्योंकि वहां भी मेंटेनेंस के प्रोविजन, अब जैसे कहने का मतलब ये है कि अब इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं या इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना दिया गया है। तो इंटर रिलीजियस मैरिजेस होंगी तो वहां पर जो मेंटेनेंस होगा वहां पर सीधी सीधी बात है, ना तो हिंदू लॉ के तहत मिलेगा ना मुस्लिम लॉ के तहत मिलेगा, तो वहां पर वो प्रोविजंस जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के लागू हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मेंटेनेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है सीआरपीसी के यूनिट 2 में एंट्री ले लूंगा और वहां पर हम लोग एफआईआर, कन्फेशन जैसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।